We were doing waterways. So waterways में we have the North Atlantic route and Suez Canal. जो भी समुद्री मार्ग है उसके बारे में हम लोग कुछ कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। तो उसमें पहला है उत्तर अटलांटिक मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक रूट। दूसरा है मेडिटेरेनियन सी एंड इंडियन ओशन का जो रूट है वो। थर्ड इज स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और एक होमवर्क दिया था आप लोग को, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेज कैनाल। हैव यू डन योर होमवर्क, ऑल ऑफ यू? ओके, सो टुडे वी विल डू आशा अंतरीप मार्ग। अब ये जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्वेज नहर के बनने से पहले जो मार्ग यूज किया जाता था, यूरोप जाना है अगर मुंबई से या एशिया के किसी भी पार्ट से, तो आशा अंतरीप मार्ग को यूज किया जाता था। तो ये जो मार्ग है, ये जो रूट है, बेसिकली ये पूरा अफ्रीका का चक्कर काटता है। अफ्रीका को नीचे से चक्कर काट के, और बहुत लंबा मार्ग है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये जो लिवरपूल या फिर कोलंबो के बीच की जो लंबाई है, ये स्वेज मार्ग की तुलना में 6400 किलोमीटर अधिक है। तो ये इतना लंबा दूरी तय करने के जाना पड़ता था। इसीलिए अधिकांश जो शिप हैं, जलयान हैं, इसका यूज नहीं करते। सन 1967 में स्वेज नहर के बंद हो जाने से इस नहर का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया। स्वेज नहर तो आपका बनकर तैयार हो गया था 1869 में। लास्ट क्लास में वी हैव डन 1869 में बनकर रेडी हो गया था। तो एक बार क्या हुआ था, 1967 में स्वेज नहर बंद हो गया था। तो फिर से सामान को ले जाने के लिए या फिर शिप को आने जाने के लिए 1967 में स्वेज नहर के बंद हो जाने से इस मार्ग का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया था। और ये इस मतलब ये जो स्वेज नहर वाला जो मार्ग है, स्वेज कैनाल वाला जो रूट है, उसमें बहुत बड़ा-बड़ा जहाज को पार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई आप लिखे हो, मतलब चौड़ाई कितनी है इसकी? 365 मीटर अधिकतम चौड़ाई है। अगर मान लो उससे बड़ा जहाज है, तो कैसे पार होगा? 365 मीटर तो इसकी चौड़ाई है स्वेज कैनाल की। तो अगर बड़ा जहाज है, तो वो बड़ा-बड़ा जहाज स्वेज नहर के रास्ते से नहीं जा सकता, तो वो आशा अंतरिक्ष मार्ग के रास्ते से होके जाता है अभी भी। और कुछ जहाज स्वेज नहर के मतलब उधर स्वेज कैनाल से जाएँगे तो टैक्स भी लगता है, बनाने में लगा है तो उधर टैक्स भी लिया जाता है। तो बहुत हेवी टैक्स से बचने के लिए इसी रूट का यूज़ करते हैं, आशा अंतरिक्ष मार्ग का। तो ये रूट जो है वेस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, दक्षिण ये साउदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से मिलाता है। और यूरोप से जो भी अधिकतर जहाज आते हैं, वो सीधे आशा अंतरिक्ष पहुंचते हैं। और हाल में अफ्रीकी देशों में बहुत किसी के अंडर में थे, वो उपनिवेशवाद वहां पे था। और कुछ देश स्वतंत्र हो गए हैं अभी, ये कुछ अफ्रीकी देश। तो वहां पे धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो और स्पेशली वैल्यूएबल जो मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, डायमंड है, तो टीन, क्रोमियम, माइका, और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कपास है, तार का तेल, पाम ऑयल, मूंगफली, कहवा, कॉफी, फ्रूट्स यानी फल, ये सब होने से अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो पत्तन है, वो आशा अंतरिक्ष से होकर व्यापार किया जाता है, यातायात की मात्रा बढ़ गई है। तो आपको इस आशा अंतरिक्ष मार्ग में याद रखना है कि कौन सा मार्ग है, कौन कौन सी चीजों को ले जाता है, किन दो देशों, किन दो राष्ट्रों के बीच ये किया जाता है व्यापार। नेक्स्ट इज साउथ अटलांटिक रूट। एक हम लोग कर चुके थे नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट दैट इज भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम लोग साउथ अटलांटिक रूट कहेंगे। तो ये जो वाटरवेज है वेस्टर्न यूरोप
और वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्रों के बीच जो साउथ अमेरिका में कंट्रीज हैं, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, इसके पोर्ट के साथ इसको जोड़ा जाता है। यानी कि आप इमेजिन करिए, साउथ अटलांटिक मार्ग कहाँ है? साउथ अटलांटिक मार्ग के पूर्व में अफ्रीका है, पश्चिम में क्या है? साउथ अमेरिका है। अब आप एटलस देखोगे तो अटलांटिक जो महासागर है, उसके दक्षिण वाला भाग में आप देखो तो पूर्व में अफ्रीका है और पश्चिम में साउथ अमेरिका है। तो ये पश्चिम यूरोप से भी टच है वहां पे। तो यू पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच, या फिर और दक्षिण अमेरिका में जो कंट्रीज हैं, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, इसके पोर्ट को कनेक्ट करता है। और इसका इम्पोर्टेंस कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कम है। क्यों? क्योंकि साउथ अटलांटिक महासागर का दोनों तट जो है, यानी कि अफ्रीका का तट और दक्षिण अमेरिका के तट, दोनों के कंट्री में पॉपुलेशन इज वेरी लेस। जनसंख्या काफी कम है और विरल है, और इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अधिक नहीं हुआ है, इसीलिए व्यापार भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो सिर्फ साउथ ईस्ट ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये जो है ये ज्यादा विकसित अ, है, मतलब विकसित कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका, नहीं नहीं, दक्षिण अमेरिका का एक जगह है रियो डी जेनेरो, और अफ्रीका का केप टाउन, उनके बीच भी व्यापार बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि इन देशों के जो संसाधन है और जो प्रोडक्ट है वो लगभग एक ही है। वहां जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है, यहाँ भी इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, रियो डी जेनेरो और केप टाउन। तो इसीलिए व्यापार करने की जरूरत नहीं है। ब्राजील से, बेसिकली ब्राजील इज वेरी फेमस फॉर कॉफी। ब्राजील से कहवा का उत्पादन किया जाता है, कॉफी का, और ये कोको पाउडर। तो ब्राजील से कहवा, कोको, अर्जेंटीना से गेहूं, फ्लैश, ये ऊन और ये सब चीज का उत्पादन होता है, जिसको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का कुछ औद्योगिक प्रदेशों को भेजा जाता है, और उसके बदले में वहां कुछ सामान मंगाया जाता है, प्रोडक्ट्स को भी मंगाया जाता है, जो अर्धनिर्मित मशीनरी है या इस तरह का कुछ वस्तुएं हैं उनको मंगाया जाता है। तो इट इज बेसिकली बिटवीन अफ्रीका और साउथ अमेरिका और कुछ वेस्टर्न यूरोप के बीच के कंट्रीज को जोड़ता है। और बहुत ज्यादा इसमें व्यापार होता नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इज वेरी लेस इन दिस कंट्रीज। और जिन चीजों का होता है उसको डिस्कस करके उसको एनालाइज करोगे, लिखोगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रशांत मार्ग, नॉर्थ पैसिफिक रूट। अब आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे, नॉर्थ पैसिफिक रूट, उत्तर प्रशांत मार्ग, तो वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर का पार्ट जो है, प्रशांत महासागर को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, उत्तर प्रशांत मार्ग और 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है उसको कह सकते हैं दक्षिण प्रशांत मार्ग। तो उत्तर प्रशांत मार्ग, ये प्रशांत महासागर आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा विश्व का महासागर है प्रशांत महासागर। और ये बहुत बड़ा, लार्ज है, बहुत लार्जेस्ट ओशियन है। तो इसके आर पार कई मार्गों से व्यापार होता है। लगभग सभी मार्ग, जितना भी रूट बनाया गया है इन पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में, उसके बीच में देखोगे एक आइलैंड है होनोलुलु। होनोलुलु समझ लीजिए एक बीच का एक स्टेशन है, जहाँ पे सभी रूट से आने जाने वाले शिप हैं, वहां पे रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, या उन अगर कुछ शिप में कुछ गड़बड़ी हुआ, मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना है, फ्यूल भरवाना है, तो वहां पे रुकते हैं होनोलुलु में। नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में जो वृहत वृत्त है, उस पर एक सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है। वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है, जिससे डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है। अमेरिका के तट पे, मतलब नॉर्थ अमेरिका के तट पे या फिर साउथ अमेरिका के तट पे ही, मतलब ये जो पूरा अमेरिका है इसके तट पे
प्रशांत मार्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का तट। तो नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी तट बोल सकते हैं। तो पश्चिमी तट पे कौन-कौन सा पत्तन है? वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, इसको इस पत्तन से जोड़ता है। इस ये सब पत्तन से क्या, ये सब पोर्ट से बेसिकली गेहूँ, प्रेरी क्षेत्र में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। गेहूँ है, व्हीट मतलब लकड़ी, फिशेज़, मिल्क प्रोडक्ट, फिर मिल्क से निर्मित जो भी चीज़ें हैं और भी चीज़, उनका व्यापार किया जाता है। और इन वस्तुओं को लगभग 7,200 किलोमीटर चौड़ा प्रशांत महासागर के पार एशिया के तट तक लाया जाता है। तो इतना लंबा दूरी तय करके इसको एशिया के तट पे लाया जाता है। और एशिया के तट पे कौन-कौन सा मेन पोर्ट है? वो है योकोहामा, जापान में है। ये कोबे, शंघाई चाइना में। ये गुआंगझोउ, हांगकांग, ये मनीला, सिंगापुर, ये सब मुख्य पत्तन हैं। अब इन पत्तनों से मुख्यतः बेसिकली औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं, जैसे क्लोथ्स हैं, वस्त्र हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रॉपिकल कच्चे माल हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आप सभी जानते होंगे या पढ़े होंगे, ये जो इंडोनेशिया, थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है, इट इज़ वेरी रिच इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, पाम ऑयल और कोकोनट एंड टी। ये बहुत ही रिच है इन सब चीज़ में। तो रबर या और कोकोनट यानी नारियल, पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, और टीन ये एक मिनरल है, उसका उत्पादन किया था, उसका निर्यात किया जाता है इन क्षेत्र से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दक्षिण प्रशांत मार्ग। अब दक्षिण प्रशांत मार्ग साउथ पैसिफिक रूट जो है, ऑब्वियसली प्रशांत महासागर को 2 भागों में बाँट रहे हैं हम लोग अगर, तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के अपर पार्ट यानी उत्तर वाला भाग में अ, उत्तर वाला भाग हो गया उत्तर प्रशांत मार्ग, और दक्षिण वाला भाग कहला रहा है दक्षिण प्रशांत मार्ग यानी साउथ पैसिफिक रूट। तो इस रूट पे चलने वाला जो भी शिप है वो पनामा नहर में से होते हैं। पनामा नहर हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी, पनामा नहर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैनाल, पनामा कैनाल जो है, और वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो इसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग पनामा कैनाल को करेंगे। तो दक्षिण प्रशांत मार्ग जो है, इसमें जलयान पनामा नहर से गुजरते हैं, और जो उत्तर अमेरिका और पश्चिम यूरोप का, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अ, और प्रशांत महासागरीय द्वीपों के बीच, इन सब के बीच संपर्क स्थापित करता है, कांटेक्ट बनाता है। इस मार्ग के द्वारा शिप्स हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया भी जाते हैं, क्योंकि साउथ पैसिफिक ओशन वाला ये रूट है। और ये रूट मुख्यतः मेनली गेहूं यानी व्हीट, मांस, ऊन, फल, मिल्क प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पादन उत्पादक, और औद्योगिक उत्पाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन सब को का निर्यात आयात किया जाता है। और इस रूट पर चलने वाले जलयान को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। प्रशांत महासागर आप जानते हो बहुत बड़ा है। तो पनामा और वेलिंगटन के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, 10,000 समथिंग किलोमीटर है। पनामा से सिडनी अगर देखें, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पनामा है आगे आपका इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में। तो यहाँ से सिडनी की दूरी है 12,280 किलोमीटर। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के से नॉर्थ अमेरिका को व्यापार करना है, नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को सामान भेजना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ अमेरिका से सामान मंगाना है या आदान प्रदान करना है, तो और कोई रास्ता है ही नहीं है साउथ पैसिफिक मार्ग को छोड़कर। तो इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं पनामा कैनाल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल। ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है, तो इसको भी आप नोट्स बना लोगे। पनामा कैनाल क्या है, किसके बीच है, किस कंट्री में शुरुआत हुई थी, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। होमवर्क लिख लीजिए, नोट डाउन द होमवर्क। एम आई ऑडिबल?
ओके, नो डाउन वर्क, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनाल। पनामा नहर का महत्व बताएं। पॉइंट्स में लिख दोगे। पनामा कैनाल का, पनामा नहर का महत्व बताएं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनाल। डन, लिख लिया। पनामा नहर का महत्व बताएं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनाल। तो पनामा नहर क्या है, कहाँ पे है? पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा रिपब्लिक का पनामा जो स्ट्रेट है, या ये जो बोलते हैं जल डमरू मध्य है, उसको काट करके बनाया गया है। ये विश्व का दो महासागर, अब देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसके दोनों के बीच में कौन सा दो महासागर है? एक साइड में अटलांटिक महासागर है और दूसरे साइड में प्रशांत महासागर है। अगर आप मैप में देखोगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पूरब और पश्चिम में, तो एक साइड पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो जो विश्व का दो बड़ा महासागर है, दो लार्जेस्ट ओशियन है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, उसको मिलाता है, उसको जोड़ता है पनामा कैनाल। और इसका निर्माण, इसको बनाया गया था यूएसए के द्वारा इन 1906 में, इसको शुरुआत किया गया था और बन के तैयार हो गया था। इट वाज रेडी इन 1914, 1914 में बन के तैयार हो गया था। और इस नहर के अटलांटिक तट की ओर ये कोलन बंदरगाह और प्रशांत महासागर के पर पनामा बंदरगाह स्थित है। तो और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 81 किलोमीटर, यानी लेंथ इज 81 किलोमीटर, विड्थ इज 91 टू 350 मीटर, मतलब कहीं ज्यादा है चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है। 91 टू 350 मीटर। गहराई डेप्थ है 12.5 टू 26 मीटर, 12.5 टू 26 मीटर। यानी कि पनामा नहर नहर जो है ऊंचा नीचा पहाड़ी इलाकों को काट के बनाया गया है, कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं कम गहरा है। और इनका समुद्र तल से 25.6 मीटर ऊंचा है। और इसमें इसमें एक फैसिलिटी है, दिया गया है, बताया गया है ये, इसमें लॉक सिस्टम का प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे जहाज आया निकल गया तो वो बीच में, जैसे कैसे आप ट्रेन से क्रॉस करते हो रेलवे क्रॉसिंग से, तो एक क्रॉसिंग बना दिया जाता है कि ट्रेन आ रही है तो वो बंद कर दिया जाता है, आप लोग बाहर ही खड़े रहते हो, फिर ट्रेन चली जाती है तो क्रॉस को हटाया जाता है, देन आप क्रॉस कर पाते हो रेलवे क्रॉसिंग से। तो इसमें भी लॉक सिस्टम बनाया गया है, जल द्वार प्रणाली बनाया गया है, यानी गेट बंद हो जाएगा फिर गेट खुलेगा। इसको पार करने में, ये जो पनामा कैनाल है, इसको पार करने में 7 to 8 आवर्स का टाइम लगता है, 7 से 8 घंटे का समय लगता है। और इस नहर में प्रतिदिन डेली 48 शिप्स गुजरते हैं। कंपैरिजन किया जाएगा सुएज कैनाल से, तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, सुएज कैनाल इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर पनामा कैनाल का आपको महत्व लिखना है, इम्पोर्टेंस लिखना है, तो इस पनामा नहर को बनाने के लिए पहले जहाज को कैसे जाना पड़ता है? मान लो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, आपको मान लो ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे जाना होता, तो पूरा साउथ अमेरिका को घूम करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कहीं कट नहीं है। तो अगर आपको नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट का कोई शहर से या कोई पत्तन से आपको वेस्टर्न कोस्ट का कोई शहर जाना होता, तो ये पूरा साउथ अमेरिका इतना लंबा दूरी तय करना पड़ता था। पनामा का नहर के बन जाने से ये बीच से ही हम लोग इसको क्रॉस करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इसमें बनाने के पहले जहाज को केप हॉर्न, ये जो साउथ अमेरिका के नीचे केप हॉर्न का खतरनाक रास्ता था, अब इस नहर के बन जाने से ऑकलैंड से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी हो गई है 4000 किलोमीटर की बचत हुई है, 4000 किलोमीटर कम हो गया है। और इसके द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच व्यापार भी बढ़ गया है, ये ट्रेड भी बढ़ गया है। और इस नहर के निर्माण से अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यानी वेस्टर्न कोस्ट पर सैन फ्रांसिस्को, यूरोप का लिवरपूल के बीच भी दूरी कम हो गई है। तो इस नहर के द्वारा कैलिफोर्निया से पेट्रोल, चिली से शोरा और तांबा, चाइना से चाय,
रेशम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिल्क प्रोडक्ट, पनीर, मक्खन, फिर फ्लैश, चमड़ा, आशा टोप्पो काइंडली म्यूट योर माइक, पनीर और चमड़ा, पूर्वी अमेरिका से तैयार यानी कि ईस्टर्न अमेरिका से जो तैयार माल होते हैं, रेडी प्रोडक्ट जैसे कपड़ा है, मशीन है, मेडिसिन्स है, ये सब महासागरीय देशों को भेजी जाती है। तो एक एक तो आपका देखिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। आपको अगर ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट पे जाना होता था, तो बहुत लंबा समय लगता था, पूरा कवर करके जाना पड़ता था। डिस्टेंस भी कम हो गया है। ठीक है गर्ल्स, तो ये इम्पोर्टेंस आप लोग का होमवर्क है। आप इसको लिख करके दिखाओगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो आई थिंक आपका अभी दूसरा क्लास है क्या? ओके, 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 ठीक है, फिर यू डू योर नेक्स्ट क्लास, लेकिन होमवर्क जरूर करोगे। और नेक्स्ट जब भी क्लास होगा आपका, एवरी डे 8:30 में होता है, एवरी डे नहीं, वन डे गैप करके, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8:30 में क्लास होता है। ओके, सो यू फिनिश योर होमवर्क टिल देन, बी सेफ। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, बोलो शबनम। अच्छा, चेक कर लेंगे, चेक चेक करके बताएंगे आपका सबमिट हुआ कि नहीं। आपको शो कर रहा होगा आपके इस पे, अब उसमें लिख रहा है तो फिर देख लेते हैं। हो सकता है कि मैं अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है चेक करने में, क्योंकि अभी इधर पीजी का भी क्लास चलता है, उन लोग का भी असाइनमेंट। तो आप लोग का गर्मी छुट्टी भी हो जाएगा, जब भी होगा तो हम उसको चेक करके आई विल हैंड ओवर टू यू, दे देंगे। और आप लोग लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं, आप लोग लास्ट क्वेश्चंस बनाते जाइए चैप्टर्स के लास्ट का, ठीक है? और आशा टोप्पो बीच में क्या हल्ला कर रही थी? सम मेल वॉइस वाज देयर। आशा टोप्पो है यहाँ पे? आशा टोप्पो, तुम लोग सभी क्या, कौन बोल रहा था? आशा, इतना बड़ा है? कितना बड़ा है? ठीक है, चलो फिर, टेक केयर। ओके देन, आई एम इन द क्लास। थैंक यू।